तो जिलवन वेलकम बैक फॉर द थर्ड एंड लास्ट सेशन। हम बात कर रहे हैं हैंड एंड पोर्टेबल पावर टूल्स की। अब इसको जल्दी कोशिश करते हैं कंप्लीट करें ताकि फिर हमने ब्रीफिंग करनी है अपनी असाइनमेंट की। प्रैक्टिकल हमारी एक्टिविटी की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना। जो नहीं अंडरस्टैंड करेगा फिर उसको उसको करने में मुश्किल आएगी। तो उसको ज़रूरी है ताकि मैं आपको प्रॉपर ब्रीफ करूं। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के टूल्स यूज़ होते हैं हमारी इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर, जैसे पावर साज हैं, स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं। साज वगैरह कटिंग के लिए, ब्लेड्स वगैरह होते हैं इसके अंदर। इनके लिए मतलब इनकी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, जैसे इनकी गार्ड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बारे में ओशा क्या कहती है? ओशा कहती है कि आर सर्कुलर साज विद द ब्लेड डायमीटर ग्रेटर देन 2 इंचेस मस्ट हैव गार्ड्स अबव एंड बिलो द बेस ब्लेड। लोअर गार्ड फंक्शन उसका क्या, उसकी सेफ्टी कैसे इंश्योर की जा सकती है? द लोअर गार्ड मस्ट ऑटोमेटिकली रिटर्न टू द कवरिंग पोजीशन व्हेन द टूल इज विथड्रॉन फ्रॉम द वर्क। ठीक है। ये सेफ्टी मेजर्स है। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर स्विच होता है इसके साथ। अगर एक प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो शट ऑफ कर देता है इस पूरे ऑपरेशन को। यानी ये जो आपका व्हील होता है जो कटिंग कर रहा होता है, जो साज वगैरह होते हैं आपके काटने के लिए, मुख्तलिफ किस्म की जो मेटल्स होती हैं और इक्विपमेंट होती हैं उनको कटिंग के लिए यूज़ होते हैं साज जो है। उसके बाद एब्रेसिव व्हील्स हैं जो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं आपको, जिसको ब्लास्ट वो कहते हैं ब्रेजिंग ब्रेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। और ये ग्राइंड करते हैं, आपकी सरफेस को स्मूथ करते हैं। इनको एब्रेसिव व्हील्स कहते हैं। ये भी टूल्स हैं, ये जो पावर टूल्स हैं ये हैंड टूल्स नहीं है, ये पोर्टेबल टूल्स हैं बट पावर टूल्स हैं। इनमें बिजली का इस्तेमाल होता है। इसके लिए गार्ड रिक्वायरमेंट्स क्या है? एब्रेसिव व्हील्स टूल्स नीड गार्ड्स कवरिंग द स्पिंडल नट एंड फ्लैंज प्रोजेक्शन। ये उषा कहती है कि इनकी इस तरह आप सेफ्टी इंश्योर करें कि इनके स्पिंडल को भी कवर करें, नट को भी, और फ्लैंज प्रोजेक्शन जो है इनको भी आप कवर करें। व्हील की इंस्पेक्शन जो है उसको रूटीन बनाएं। बिफोर माउंटिंग एंड एब्रेसिव व्हील्स इट शुड बी इंस्पेक्टेड क्लोजली फॉर क्रैक्स और डिफेक्ट्स। ठीक है ना, जिससे आप ब्रेजिंग कर रहे हैं या ग्राइंडिंग कर रहे हैं उस व्हील को मॉनिटर करना, इंस्पेक्शन करना जरूरी है। ऑपरेशन के दौरान में किस तरह आपने सेफ्टी इंश्योर करनी है? ऑलवेज यूज आई प्रोटेक्शन, टर्न ऑफ द पावर व्हेन नॉट इन यूज एंड नेवर क्लैंप ए ग्राइंडर इन ए वाइस। ठीक है जी। इसको मतलब है कि किसी ऐसी जगह पे ना लटकाएं जहाँ पे ये गिर सके। ठीक है, गिरेगी तो टूट जाएगी ग्राइंडिंग मशीन आपकी। अच्छा, उसके बाद है ये एक्चुएटेड पावर टूल्स होते हैं, जो कि मतलब है कि आपने अक्सर देखा होगा ये जो एयर कंडीशनिंग के आउटर कवर जो हैं जो बाहर लगाते हैं उनमें जो नट बोल्ट लगाए जाते हैं वो एक्चुएटेड पावर गन से लगाए जाते हैं। मतलब वो जो धंस जाते हैं आपकी सरफेस के अंदर प्रेशर के साथ, उसमें मतलब प्रेशर पड़ता है और वो नट आपकी सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। इसको कहते हैं एक्चुएटेड फास्टनिंग टूल्स। जैसे इसकी प्रोटेक्टिंग शील्ड होनी चाहिए। द मसल्स एंड मस्ट हैव ए प्रोटेक्टिव शील्ड एटलीस्ट 3.5 इंचेस इन डायमीटर्स। आई एंड हेड प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए। और मिस फायर का प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बाज़ का ऐसा भी होता है कि अगर एक गन के अंदर एक नट है उसको आपने किसी सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कराना है, तो अगर मिस फायर हो गया तो वो नट वहां से उखड़ के गिरेगा, लगेगा और चोट लग सकती है, उससे इंजरी हो सकती है। तो मिस फायर का भी प्रोसीजर जो है वो इंश्योर करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है ये कुछ लो वेलोसिटी स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं। लो वेलोसिटी टूल्स हैं, प्रोटेक्टिव शील्ड्स होनी चाहिए, लोड रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर होनी चाहिए, फायरिंग मैकेनिज्म इनका मतलब है कि इन प्लेस होना चाहिए। कि ये भी एक्चुएटेड गन्स ही की टाइप होती हैं, लेकिन इन ये ज़रा कम स्पीड की होती हैं। आपने इलेक्ट्रिक नेल वो जो मतलब है कि टाइटनर होते हैं वो, कि अगर एक पेज को आपने एक इलेक्ट्रिक पेचकस के साथ टाइट करना है तो वो मतलब इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं। एक तो हैंड टूल्स होते हैं जो हाथ के साथ आप उसको टाइट करते हैं नट को। एक होते हैं इलेक्ट्रिक के जिससे एक्चुएटेड होते हैं वो बेसिकली। तो उनका जो भी मतलब उनके नोजल्स हैं, उनके फायरिंग मैकेनिज्म है, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना ज़रूरी है। और
इनकी मतलब है कि कंप्लीट सेफ्टी करें। ऑल पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल टूल्स मस्ट हैव डबल इंसुलेशन, जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। ठीक है, ए 3 वायर कॉर्ड प्लग इनटू ए ग्राउंडेड रिसेप्टेबल्स, ये बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग किसी भी जो पावर टूल्स होता है, जितनी भी ये मतलब अमूमन आप देखें जो अच्छी कंपनीज की ड्रिल मशीन्स आप देखेंगे 3 प्लग्स होंगे, कभी भी 2 प्लग्स नहीं होते। जो लोकल होती हैं उनमें 2 प्लग्स होते हैं और वो डेंजरस होते हैं क्योंकि उसमें ग्राउंडिंग नहीं होती। ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर वोल्ट ज़्यादा आ जाए आपकी मशीन के अंदर तो आपको करंट लग सकती है। इवन कि आपने मतलब आप इंसुलेटर के ऊपर भी हो, मतलब आपने ग्लव्स भी पहने हो, तब भी उसके अंदर वोल्ट इतने हैवी हो जाते हैं कि वो करंट लगने का खतरा होता है। तो उसकी मतलब है कि प्रोटेक्शन करें, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन करें। और उसके बाद है डिज़ाइन लिमिट्स में करें। वियर ग्लव्स एंड सेफ्टी शूज, शूज इन ए ड्राई प्लेस रखें, अवॉइड वेट लोकेशन। ये इलेक्ट्रिक जो पावर टूल्स हैं आपके, उनसे रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स हैं जो ये करके आप उनको इंश्योर कर सकते हैं उनकी सेफ्टी को। न्यूमेटिक टूल प्रिकॉशंस हैं, यूज आई प्रोटेक्शन है, फेस प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड, स्क्रीन्स मस्ट बी अरेंज टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम फ्लाइंग फ्रैगमेंट्स। ठीक है, मतलब जैसे ये जो एक्चुएटेड पावर एक्चुएटेड टूल्स होते हैं जिनको प्रेशर के साथ आपने कोई चीज़ पेनिट्रेट करानी है किसी सरफेस के अंदर, इस उसमें न्यूमेटिक पावर होती है। मतलब वो रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर वो अपनी जगह पे अपनी सरफेस के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा वो वाला पार्ट या नट या बोल्ट या कील या जो भी आप उसको करना चाह रहे हैं, तो वो आपको मतलब है कि रिएक्ट बैक कर सकता है और आपको जख्मी कर सकता है। तो इनके लिए स्पेशल जो है वो आपको अपनी पीपी फेस की प्रोटेक्शन स्क्रीन्स लगा दें, या मतलब है कि आई प्रोटेक्शन को भी आप करें ताकि उनके जो पार्ट्स अगर कोई टूट के लगते हैं तो उससे आपको सेफ्टी हो सके। सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, इंस्पेक्शन को करें और सेफ हैंडलिंग को इंश्योर करें। दीज आर दी बेसिकली ये जो मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं हैंड एंड पावर टूल्स की, चाहे वो मैनुअल ऑपरेटेड हैं चाहे वो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है। ये मैं आपको प्रेजेंटेशन भी सेंड कर दूंगा और ऑब्वियसली नोट्स भी होंगे आपके एलएमएस के अंदर, उसको आप रीड कर लीजिएगा। ये कोई ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, बट ये है कि इम्पोर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। अमूमन आप करते भी होंगे अपनी वर्क साइट्स के अंदर इन चीज़ों को, लेकिन थोड़ा डीप जाके एज पर ओशा रिक्वायरमेंट्स इसको स्टडी करें और इसको देखें। अमूमन ये आपको मतलब इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग में मुझे लगता नहीं है कोई मुश्किल आए, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे उसका उस स्पेसिफिक पार्ट की एक्सप्लेनेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। हम इसको कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा, मतलब मैं उससे पहले कि मैं आपको लेके चलूँ उसके ऊपर मतलब है कि अब मैं आपको एक एलएमएस के ऊपर एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। अगर आपने गाइडलाइन लेनी है तो गाइडलाइन लेनी है तो मैं उसका आपको एक सेकंड बता देता हूँ। यू ऑल सर्च नहीं, इसमें आ नहीं रहा, सॉरी। इसमें सर एक क्वेश्चन है। ये जो एलएमएस पे आपने ये मटेरियल डाला हुआ है, ये कुछ इसमें फाइल्स ऐसी हैं जो डाउनलोडेबल नहीं है, डाउनलोड नहीं हो रही, यानी कि वो अच्छा एक्सेस नहीं है। वो दो तीन ऐसी हैं, बाकी मैंने सब चेक किए हैं, डाउनलोड की हैं, लेकिन एक अच्छा दो जो है ना वो डाउनलोडेबल नहीं है। तो जरा चेक कीजिएगा अच्छा प्लीज। अच्छा अच्छा, मैं इसको ना इस ट्रेनिंग के बाद दोबारा चेक कर लेता हूँ। और हो सकता है कोई बीच में मिसिंग हो गई हो, पॉसिबल है। मैं उसको उसका जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है ना एक्टिव कर दूंगा ना बैक एंड से, जैसे बाकियों का मैंने किया, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी नहीं होती है, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उस स्पेसिफिक फाइल का नाम बेशक व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं उसको दोबारा चेक कर लूंगा। बट नो वरीज एट ऑल, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, एक सेकंड में आपको एक चीज़ असल में ये आपकी गाइडलाइंस के लिए है, क्योंकि देखें ट्रेनर की जो इम्पोर्टेंस है वो हर वक्त रहती है लर्नर के लिए। कभी भी किसी वक्त आपको कोई गाइडलाइन की जरूरत पेश आ सकती है, कोई चीज़ अंडरस्टैंड, बाज का तो आप अभी ज़हनी तौर पे थोड़े थके हुए भी हों, लेकिन हो सकता है बाद बाद में कोई काम आप कर रहे हो, फ्रेश माइंड हो,
तो आपको वो चीज़ जो है उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए फिर मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है वो गाइडलाइन ले सकें। ठीक है, एक जी सेकेंड। सर, राइट सर, राइट। इसमें क्यों नहीं शो हो रहा, ठहरे एक सेकेंड। अच्छा 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 अच्छा, वो कोर्स जो है ना इसमें शो नहीं होगा। नहीं यार, होना चाहिए। सर्टिफाइड। अच्छा चले, बहरहाल मैं एक आपको बता देता हूँ। ये दूसरे जो मतलब कोर्स है उससे रिलेटेड एक सेकेंड मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हमने इसको मुकम्मल भी करना है। और इसकी जो है ना थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं आपको दे दूँ, ताकि हमने वो भी उसकी भी असाइनमेंट की भी ब्रीफिंग करनी है। अच्छा, ये वो वाला कोर्स तो नहीं, ये आपके आपसे पहले वाला जो है वो बैच था, अक्टूबर वाला, ठीक है ना? इसमें 10 लर्नर थे मेरे पास। अब देखिए उनका मटेरियल भी पड़ा हुआ है। मैं आपको सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एक तो ये फोरम है, ठीक है ना? ये फोरम आपके लिए बड़ी बेस्ट यूटिलाइजेशन है। इसको आप क्लिक करें और आप यहाँ पे जाके मतलब है कि गो बैक टू लिस्ट ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे आप चूंकि एक्टिवेट हैं इस कोर्स के अंदर, साइन अप हुए हुए होंगे, तो यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। आप उसमें कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये फोरम को मैं डेली बेसिस पे चेक करता हूँ। और मतलब है कि आपको इसकी मैं मतलब अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है जी, एक तो ये है। और दूसरा आपका ये है कि आप इसमें अपने रिव्यूज भी लिखें, ठीक है ना? रिव्यूज लाजमी लिखें। मिसाल के तौर पे जैसे ये वाला कोर्स है, अब इसमें ये देखो ना, ये रिव्यूज लिखे हुए हैं। ठीक है, रिव्यूज का एक तो आपको भी मतलब है कि फायदा होता है, पर हमें भी होता है। हमें पता चलता है कि कहाँ पे वीकनेस है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को मजीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ पे अपने आप को बेहतर असर्ट कर सकते हैं हम। तो रिव्यूज़ भी आप लाजमी लिखें। ये रिव्यूज़ के 2 मैंडेटरी मार्क्स होते हैं। मतलब ये अगर कहीं पे आपके फ़र्ज़ करें कोई आपने 48 मार्क्स अचीव कर लिए हैं अपने बाकी एक्टिविटीज़ में, लेकिन 2 मार्क्स आपके कम है पास मार्क्स में, तो ये 2 ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप रिव्यूज़ लिखेंगे यहाँ पे। तो ठीक है ना? तो ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मतलब है कि कोर्स कैसा रहा। आप बाकी को जो कोर्सेज हैं उनके रिव्यूज़ को पढ़ सकते हैं, और उसके मुताबिक अपना छोटा सा एक नोट होता है 2-3 लाइंस का, कोई बड़ी चीज़ तो आती नहीं है, तो वो आप ज़रूर मेंशन करें। अच्छा जी, इसको मैं अब करता हूँ क्लोज। और इसमें आपको रिव्यूज़ का और फोरम का दोनों का पता चल गया। अपने कोर्स का, कोर्स के अंदर एक्सेस मौजूद है, आपकी रहेगी। मटेरियल सारा उस पर अपलोडेड है। आपकी नोट्स, आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स, आपकी जो नॉलेज एप्लीकेशन वाला पार्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको बताऊं कि नॉलेज एप्लीकेशन वाला अभी इसमें वो शो नहीं हो रहा। एक सेकेंड, ये जो पिछला कोर्स था, अब ये देखें ना, ये वाला जो सेगमेंट अभी आपका, ये जो सेक्शन है ना लास्ट वाला, इसमें काम शुरू हो गया। यानी आपका क्विज हो चुका है, डिस्कशन आपकी हो चुकी है, अभी आपकी असाइनमेंट होनी है और एग्जाम। ये पिछले जो कोर्स है उनकी सबकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना? उनकी मार्किंग भी हो चुकी है, रिजल्ट भी हो चुका है। अभी आपकी 2 एक्टिविटीज हुई हैं और 2 अभी होनी है, जिसमें अभी हम जो है वो करेंगे असाइनमेंट वाली। इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ, ताकि आप जो है वो उसको असाइनमेंट को हम डिस्कस कर सकें। एक सेकेंड में अभी इसको ओपन करता हूँ। टाइम शॉर्ट है, हम इसको कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, यस, प्रैक्टिकल।
जी जेंटलमैन, काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी ये असाइनमेंट वाला जो मैंने स्क्रीन शेयर की है डिस्प्ले हो रही है अभी आपको। इसमें प्रैक्टिकल असेसमेंट फॉर ओशा 30 आवर्स जनरल इंडस्ट्री टाइटल लिखा हुआ है, ग्रुप नवंबर 2024 का। काइंडली मुझे बताइएगा ये आपको डिस्प्ले हो रही है? जी। जी मिस्टर असद शब्बीर, मिस्टर मोहम्मद उमर, मिस्टर साबरी, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? ओके, मैसेज आ गया। नो। अच्छा, एक सेकंड, क्यों? एक सेकंड, एक सेकंड, हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा हो। अभी मुझे बताइएगा, अभी डिस्प्ले हो रही है जी? नंबर कह रहे हैं जी नहीं हो रही। स्क्रीन तो शेयर हुई हुई है, अभी होगी होगी मेरा। नो डिस्प्ले, क्यों यार? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? स्क्रीन आज सर आज हमारे पास तो शो हो रही है, इधर मेरी तरफ तो हो रही है, इधर असर के पास नहीं हो रही है। अच्छा, आपके पास हो रही है, अच्छा ठीक है। चलें असद, फिर आप अपना काइंडली चेक करें अपने एंड पे। हो सकता है आपका इंटरनेट स्लो हो जिसकी वजह से डिस्प्ले ज़रा डिले हो रहा हो। अगर बाकियों को हो रही है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा जाके अगर कोई पार्ट मिस होता है। तो जेंटलमैन, ये असाइनमेंट है आपका। एक आपने रिपोर्ट बनानी है, इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है आपने। और ये 30 मार्क्स हैं इसके। और इसके 7 डेज आपको प्रिपरेशन के मिलेंगे। और जिस ईमेल के ऊपर सेंड करना है वो ईमेल भी मेंशन हुई है, सिनेरियो दिया हुआ है। क्या है जी सिनेरियो का बैकग्राउंड क्या है? यू आर ए पार्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन टीम, ठीक है जी, आप कंस्ट्रक्शन टीम में काम कर रहे हैं। लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग है इन एन अर्बन एरिया। द साइट हैज़ बीन एक्टिव फॉर सेवरल मंथ्स, यानी यहाँ पे कई महीनों से कंस्ट्रक्शन चल रही है। मसलन यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सब कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। और डाइवर्स किस्म की वर्क फोर्स है, मुख्तलिफ किस्म के काम हो रहे हैं। लाइक एक्सकीवेशन भी हो रही है, फ्रेमिंग भी हो रही, इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो रहा है, रूफिंग भी हो रही है। ठीक है, गिवन द इनहेरेंट रिस्क एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन योर टीम नीड्स टू डेवलप। यानी आप 2-3 लोगों की एक टीम है, आप उसके लीडर हैं। तो आपने उस कंस्ट्रक्शन साइट का एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ओशा स्टैंडर्ड्स। ओशा का जो 1910 का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आपने एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है। ठीक है जी। लोकेशन सिनेरियो डिटेल्स फिर आपके सामने रख दी है जी। लोकेशन क्या है? अर्बन कंस्ट्रक्शन साइट फॉर 10 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग। डेट सबमिशन जो है वो डेट जो है वो आज से इसका मतलब प्रोसेस शुरू हो गया। आज के एक हफ्ते तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। करंट साइट कंडीशंस क्या है? इसमें जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन है वो आपके पास मौजूद है। एक्टिव वर्क ऑन मल्टीपल फ्लोर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑन दी लोअर लेवल्स एंड एक्सटीरियर वर्क ऑन दी अपर फ्लोर्स, ये काम हो रहा है वहाँ पे। हैवी मशीनरी काम कर रही है, एक्सकीवेटर्स हैं, क्रेन्स हैं, फोकलिफ्ट्स हैं, इज इन ऑपरेशन। द वेदर इज अनप्रडिक्टेबल, अगेन अनदर हैजर्डियस कंडीशन, एंड कैन शिफ्ट रैपिडली, रेन विंड पोटेंशियल विंड स्टॉर्म, यानी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स भी वहाँ पे हैं। मैं आपको पूरी मतलब है कि गाइडलाइन दे रहा हूँ। ए मिक्स ऑफ हैजर्ड्स एट हेड जोन्स। हेड जोन्स भी हैं वहाँ पे जहाँ पे मतलब मुख्तलिफ किस्म के पीपीज यूज होते हैं। एरिया विद स्कैफोल्डिंग एंड जोन्स नियर बाय बिजी पब्लिक वॉकवेज, ठीक है जी। और यहाँ पे इमरजेंसीज किस किस्म की हैं, हैजर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन भी हुई हुई है, पूरी डिटेल दी हुई है इसके अंदर। और उसके बाद आपकी इमरजेंसीज कौन, सीवियर वेदर की इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी की सिनेरियो मौजूद है, फायर इंसिडेंट का इमरजेंसी का सिनेरियो मौजूद है, केमिकल स्पिल का है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स का है। यानी जब आप इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाएंगे तो इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करेंगे। सीवियर वेदर कंट्रोल के लिए आपने क्या एक्शन लेना है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपने क्या एक्शन लेना है, जो कि यहाँ पे बयान हुई हुई है। मसलन देखिए ना, सीवियर वेदर है, अ सडन विंटर स्टॉर्म ब्रिंग्स हाई विंड्स एंड हैवी स्नोफॉल लीडिंग टू हैजर्डियस कंडीशंस फॉर वर्कर्स एंड ऑपरेशंस। मतलब आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाली इमरजेंसीज हैं। और ओवरऑल इनको फिर मतलब इनकी कंट्रोल मेजर्स कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, मतलब आपने इवैक्यूएशन कैसे करनी है, इसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, मेडिकल इमरजेंसी को कैसे कैटर ऑन करना है, फायर इंसिडेंट को, फायर
इमरजेंसी को कैसे डील करना है, अगर कोई केमिकल स्पिल हुई है तो उसको कैसे डील करना है। तो आगे फिर आपके टास्क आ जाते हैं। टास्क में क्या है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड्स, ठीक है ना। आप को सिनेरियो के अंदर अगर आप थोड़ा सा उसको जरा डिटेल से देखें तो सिनेरियो के अंदर ही आपको ये टास्क सारे दे दिए गए हैं, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करके बताया गया है। अब आपने करना क्या है जी, डेवलप एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, क्रिएट एन इमरजेंसी एक्शन प्लान एड्रेसिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स पर ओशा स्टैंडर्ड्स। अच्छा, सबसे पहले तो आप उस इमरजेंसी एक्शन प्लान के ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है ना, आप अगर को याद हो, आपको जब मैंने इमरजेंसी एक्शन प्लान का स्टैंडर्ड कंसल्ट करके बताया था तो उसमें बताया था कि जो इमरजेंसी एक्शन प्लान के मिनिमम जो कंटेंट्स हैं वो कौन से होंगे, तो आपने उसी के मुताबिक उन मिनिमम कंटेंट्स को फॉलो करना है। मैक्सिमम आप ज़्यादा भी उसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एक मिड लेवल की, मिड साइज की कंपनी होती है, उसके लिए 3 से 5 पेजेस का एक इमरजेंसी एक्शन प्लान सुटेबल समझा जाता है। मतलब लिखने को तो आप 10 पेज भी लिख सकते हैं। जो आपका कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, जिस तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप उसको तमाम इमरजेंसीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। उसके बाद फिर उनके एक्शन प्लान बनाएं कि उनको फिर इवैक्यूएशन कैसे करनी है उनकी। देखिए, इवैक्यूएशन तो कलेक्टिव होती है ना। अगर फायर इमरजेंसी, तब भी आपने इवैक्यूएट करना है। और उसमें आपको मैंने बताया था इमरजेंसी एग्जिट क्या होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट रूट क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे डेजिग्नेट किया जाता है। जब हमने वो इमरजेंसी एक्शन प्लान वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई थी। उन नोट्स को सामने रखें, उस स्टैंडर्ड को सामने रखें, और इस सिनेरियो को 2 4 5 दफ़ा आप इसको ज़रा रीड करेंगे ना, तो आपका जो माइंड है वो डेवलप हो जाएगा एक एक्शन प्लान बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आपने उसमें इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट्स को प्रॉपर मतलब मार्क करना है। मार्किंग से मुराद ये है कि उनको आइडेंटिफाई करना है, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी जो भी वहाँ पे इमरजेंसी एक्शन प्लानिंग की टीम है उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, कम्युनिकेशन उनके बीच में कैसी होगी, उसका टिप्स मैंने साथ लिखे हुए हैं। मेडिकल रिस्पॉन्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग और ड्रिल्स का प्लान कैसे आप करेंगे आप उस प्लान के मुताबिक, ठीक है ना। और रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या होगा। ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, 6 जो कंटेंट्स हैं ओशा स्टैंडर्ड के, इनको आपने लाजमी एड्रेस करना है। इससे एडिशनल कोई मतलब जो इससे मुतलका मालूमात हो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम ये आपने ज़रूर करना है। एक तो ये इमरजेंसी एक्शन प्लान पूरा बनाना है आपने। उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि इसकी एक प्रेजेंटेशन भी बनानी है। प्रेजेंटेशन में आप मैक्सिमम, मैं आपको बताऊं कि एक कट ऑफ मैं आपको टारगेट दे देता हूं कि आप मतलब है कि 7 to 9, मतलब 5 to 7 स्लाइड्स आप ले लें। उसके जो मेन मेन पॉइंट्स है ना वो आपने उसमें डालने हैं। बस वो प्रेजेंटेशन इस तरह बनानी है कि एक एक्शन प्लान आपने बना लिया। अब सिनेरियोस में ये है कि जो आपका एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसने कहा है जी पहले मुझे ये इमरजेंसी एक्शन प्लान बना के दो। 10 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं सारी आपको बता दी हैं। आपने उस मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है, और फिर उसकी ब्रीफिंग भी उसको देनी है। ठीक है, समझ लें मैं आपका एमडी हूँ, ठीक है ना। तो उसकी ब्रीफिंग आपने एक प्रेजेंटेशन के जरिए देनी है। जैसे मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इसी तरह आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है। उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उस प्रेजेंटेशन के अंदर हाईलाइट करने हैं, और अंडरस्टैंड करवाना है कि ये वाला जो एक्शन प्लान है ये इस तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन प्लस आपकी मेन जो आपका रिपोर्ट है, यानी उसकी जो उसका प्लान है, वो आप मैक्सिमम 5 पेजेस तक बना सकते हैं। इससे कम बनाएं, कोशिश करें ज़्यादा लेंथी ना बनाएं, फिर वो चेक करने में भी बड़ा मसला होता है। तो 3 to 5 पेजेस एक आइडियल मतलब है कि वो होती है। लेकिन ये है कि आपने खुद बनाना है, किसी दूसरी कंपनी का कॉपी पेस्ट नहीं करना। वो मुझे पता चल जाएगा, मैं कई सालों से यही काम करवा रहा हूँ। तो काइंडली आप कोशिश ना कीजिएगा ऐसा कि आप किसी और का उठा के तो जो है वो मुझे भेज दें, क्योंकि मैं तो सारा दिन यही काम करता हूँ, सारी यही देखता रहता हूँ। तो आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है कि ये एक लर्नर ने खुद बनाया है या किसी का कॉपी लिया है उसने। हाँ, इन्फॉर्मेशन ले लें, आप कंसल्ट कर लें, उसका आप टेम्पलेट देख सकते हैं, कोई टेम्पलेट फॉलो कर सकते हैं।
कोई आपका मतलब मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस किस्म का टेम्पलेट यूज करते हैं। आप एक नॉर्मल रिपोर्ट की फॉर्म में जिस तरह सादा एमएस वर्ड के अंदर टाइप करके आप उसकी हेडिंग्स बनाएं, कंटेंट्स बनाएं, ऊपर इमरजेंसी एक्शन प्लान का टाइटल लिखें, नीचे जो है ना उसके कंटेंट्स बनाएं, और नीचे फिर आप शुरू हो जाएं जी कि उसका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, पर्पस क्या है इस इमरजेंसी एक्शन प्लान का, और फिर उसके बाद आपने क्या क्या उसमें करना है, इमरजेंसी रूट पहले हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन लिखें, उसका एनालिसिस लिखें, उसके बाद फिर आप कंट्रोल मेजर्स लिखें, फिर उसकी इमरजेंसीज लिखें, सॉरी इमरजेंसीज लिखें कि किस किस्म की इमरजेंसीज यहाँ पे इस कंपनी के अंदर हैं, जो कि मैंने आपको लिख के दे दी ऑलरेडी। आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको वो ऑलमोस्ट मतलब उसमें सारी सिनेरियो के अंदर इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। क्या है कि आपने उसको अंडरस्टैंड करना है इस सिनेरियो को, और फिर इसमें से इंफॉर्मेशन लेके आपने एक यूनिक सा अच्छा सा जो है ना प्लान बनाना है, प्लस उसकी प्रेजेंटेशन, ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी आपने अपनी मैनेजमेंट को ये ब्रीफ भी करना है, ये प्लान कि जी ये प्लान मैंने बनाया है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं हमारी कंपनी में, इस प्लान का मकसद ये है। सबसे पहले ऊपर पर्पस लिखा जाता है, उसके बाद फिर उसका मतलब टाइटल के बाद पर्पस लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसमें अदर सेक्शंस होते हैं जिसमें मतलब हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन या इमरजेंसी की जो सिचुएशंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बाद उनके कंट्रोल मेजर्स लिखे जाते हैं, फाइनल में उसकी फाइनल वर्डिंग्स लिखी जाती है, और कि उसको कब रिव्यू अपडेट करना है वो आप जब स्टैंडर्ड को 7 दिन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करें। देखिए आप प्रोफेशनल्स हैं, मैं रिटन टेस्ट भी होगा हमारा, उसमें मैं आपसे नॉलेज लिखवाऊंगा भी, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो प्रोसीजर्स है इसको करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारे इवैल्यूएशन का पार्ट है, और इससे हमें पता चलता है कि लर्नर ने कितना सीरियस होके इस कोर्स को लिया है और इसको अंडरस्टैंड किया है। और सिर्फ रटा नहीं चाहिए, मतलब हमने कोई सुनना नहीं है आपसे, हमने बेसिकली ये चेक करना है कि आपको उसको इम्प्लीमेंट करना कितना आया है। इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना, अगर आपको उसमें से एक भी एलिमेंट सही समझ आ गया और उसके मुताबिक आप काम कर लेते हैं तो इसका मतलब है बाकियों के भी ऊपर भी आपने फोकस किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग के अंदर मौजूद हैं, जैसे जॉब हैजर्ड एनालिसिस है, इसकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी हो सकती है, पीपीज की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हो सकती है, और टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए, लेकिन बेसिकली मैंने ये सिलेक्ट किया है आपके लिए इमरजेंसी एक्शन प्लान का। ठीक है ना, तो ये आपने बनाना है और बना के मुझे ईमेल करना है। तो इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे पूछ लें। बाकी ये है कि ये जो असाइनमेंट वाला पेज है ये मैं उसमें एलएमएस में भी अपलोड कर दूंगा, आपके पास होगा, एनी टाइम आप इसको देख सकते हैं और इसको कंसल्ट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और फिर आप इसको अपना कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा इस पे काम करें, डेली रोज़ का थोड़ा सा काम करें, और 3 से 5 पेजेस की ये एक कंप्लीट रिपोर्ट बना के प्लस 5 to 7 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन बना के मुझे ईमेल जो इसके ऊपर मेंशन है उसके ऊपर सेंड कर दीजिएगा। जी, अब आपके पास तकरीबन अस्सलाम लास्ट। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी ब्रदर, प्लीज। जी सर, अगर एक सैंपल आप शेयर कर देते कि इस टाइप की रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमने इमरजेंसी प्लान तो देखे हैं लेकिन वो सिंपल से लिखे होते हैं, तो एक अगर सैंपल मिल जाता किसी और कैटेगरी का हो वो, चाहे इस प्लान हम ये तो हम खुद ही प्रिपेयर करेंगे इस प्लान से, अगर एक सैंपल प्लान मिल जाता कि हमें इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रख के या इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करके ऐसा हमने बनाना है। अच्छा ठीक है, ये ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, जब भी मैं ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट देता हूँ ना जिस ग्रुप को भी, मैंने कितने ग्रुप को ट्रेन किया है, तो सबसे पहला बड़ा ये कोइंसिडेंट है कि यही सवाल सबसे पहले आता है मेरे पास, तो उसका हल मैंने जी जी रखा होता है। डोंट वरी, मैं आपको इंशाल्लाह मैं ये चाह रहा था कि आप खुद बनाएं, मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक सैंपल को फॉलो करने की बजाय वो जो ओशा का स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करें। मतलब आप मुझे एक सिंपल सा भी बना के दे देंगे ना, मतलब सिंपल से मुराद ये है कि आप उसको कलरफुल ना करें, आपको उसको तब भी एक्सेप्टेबल है। मैंने ये देखना है कि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आपने इनपुट की है वो कितनी रेलेवेंट है इस सिनेरियो के साथ, मैंने सिर्फ ये देखना है। मैंने ये नहीं देखना कि आपने उसमें कितना रंग भरा है, कितने उसके टाइटल्स बनाए हैं, कितनी वो चीज़ें की हैं।
मैंने ये देखना है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड है ओशा के, उसके मुताबिक चीज़ें उसमें शामिल की हैं, इमरजेंसी एग्जिट रूट आइडेंटिफाई किए हैं, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर आपने उसमें डाला है। आपकी जो इमरजेंसी एक्शन की टीम है उसमें जो लीडर है, टीम लीडर है, उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फायर सेफ्टी वाला है उसकी क्या, फर्स्ट एडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें आपने उसमें मेंशन करनी है। मैं ये देखना चाह रहा था आपसे, बट नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, मैं इंशाल्लाह एक सैंपल भी आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है? वो सैंपल में सर आप। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ज्यादातर फील्ड से रिलेटेड रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशनली इतने स्ट्रांग नहीं है, हम्म, क्योंकि बाहर ज्यादा दिन साइड पे हम लोग होते हैं फील्ड में, तो डॉक्यूमेंटेशन को इतने ज्यादा आते हैं प्लान हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे कि फॉल प्रोटेक्शन लेकिन प्लान देखें, आता अगर है, आपने एलिवेट करना है कन्फाइड। अपने टीम के अंदर, फ्यूचर में अगर आपका आगे बढ़ने का प्लान है, तो फिर ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स वगैरह बनाना, ये तो मैनेजमेंट का पार्ट है, ये तो लाजमी है, इसके बगैर तो आप अपनी टीम से काम करवा ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपने ये माइंड बनाया हुआ है जी कि मैंने इसी स्टेटस में रहना है, मैंने इंस्पेक्शन पे ही रहना है, मैंने मतलब सुपरवाइजर लेवल पे ही रहना है, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी स्टैंडर्ड्स की। लेकिन जो है कि अगर आपने एलिवेट करना है, आगे बढ़ना है आपने, तो फिर डेफिनेटली आपको इन मतलब है कि स्टैंडर्ड्स को, प्रोसीजर्स को डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिकल चीज़ें तो हमने काफ़ी सारी कर ली ना, उसमें सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट। काफ़ी जी जी सारे जो इंडस्ट्रीज के अंदर पाए जाते हैं, मतलब आपको हैजर्ड्स रिस्क और एर्गोनॉमिक्स और पावर टूल्स वगैरह, ये वो सरफेसेस वगैरह, ये मतलब कन्फाइंड स्पेसेस, इधर उधर जितनी एक्टिविटीज ऑलमोस्ट होती हैं उसमें मैक्सिमम हमने इसमें कवर कर लिया। बट ये है कि मैनेजमेंट पार्ट भी है ना आपका, उसमें हमने मैनेजमेंट भी पढ़ी है। तो मैं तो मतलब हमेशा मैं तो हर एक को इस एंगल से देखता हूँ अपने लर्नर को, यार ही इज अ मैनेजर, ठीक है ना? ही हैज़ टू बिकम अ मैनेजर लेटर ऑन, मतलब किसी स्टेज पे जाके आपने तरक्की करनी है, आगे की तरफ आना है। तो फिर आपने अपनी टीम को मैनेज करना है, उनके उनको जब आप मैनेज करना है तो फिर आप प्रोसीजर्स आपको बनाने पड़ेंगे, एसओपीज आपको बनानी पड़ेंगी, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के प्लान भी आपको, ये मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए। असल में ट्रेनिंग का जी मकसद जी ये जी है कि जी। आप फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा सैंपल, ठीक है ना? और आप उसको देख लीजिएगा, उससे गाइडलाइन ले लीजिएगा, और आप चाहें तो उसी को फॉलो कर लें, चाहें तो आप अपना कोई मर्जी का पैटर्न बना के, टेम्पलेट बना के मुझे भेज दें। मुझे टेम्पलेट से कोई मसला नहीं है, मसला मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन का है। मैं ये देखूंगा कि आपने उसमें जो इनपुट की है इंफॉर्मेशन, वो एज पर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड है या नहीं है, ठीक है ना? अगर आपने सारे वो एस्पेक्ट टच किए हैं उसके अंदर, उनको मेंशन किया है, सिनेरियो को रीड किया है, अंडरस्टैंड किया है, और जब ये आपने प्लान बनाया, तो फिर डेफिनेटली उसमें मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल ना भी डालें, लेकिन अगर आपने टारगेटेड मतलब चीज़ें उसमें मेंशन की है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। 30 पूरे 30 मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। सिंपलिसिटी से मुझे गरज नहीं है, मुझे गर्ज है इंफॉर्मेशन से, मतलब मुझे कोई जी, बहुत जो बड़ी उसमें बड़ी। इनपुट आया जितना भी आप जो एज पर द सिनेरियो होना चाहिए सारा। यस, द मेन टारगेट इज द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब देखें, सिंपल मैं आपको एक दफा फिर, ये है आपका पूरा इमरजेंसी एक्शन प्लान। ये जो 6 पॉइंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं ना, ये क्रिएट एन ईपीए, मैंने लिखा हुआ क्रिएट एन ईपीए, असल में मैंने ये आपको क्रिएट करके दे दिया। इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट का आपने डिटेल लिखनी है, उसका हेडिंग बनाए, ठीक है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हेडिंग बनाए, कम्युनिकेशन प्लान की हेडिंग बनाए, कम्युनिकेशन कैसे होगी उसमें, मेडिकल रिस्पॉन्स कैसे होगा उस इमरजेंसी के दौरान में, ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स कैसे इंश्योर करेंगे, एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर आपका क्या होगा। ये मिनिमम 6 जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी इमरजेंसी एक्शन प्लान की, और ये आप ओशा के स्टैंडर्ड में जाके देख लें, यही आपको मिलेंगी जो मैंने आपको बताई भी थी। बेसिकली ये मेन जो इंफॉर्मेशन है वो आपके प्लान की ये 6 पॉइंट्स हैं। बाकी ऊपर पर्पस दिया जाता है, उसका कंटेंट दिया जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और फिर ये चीज़ें आप ऑपरेशनल पार्ट में सारी मेंशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन भी थोड़ी सी दी जाती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको पूरा ऊपर बता दिया है कि हैजर्ड कौन कौन से हैं, इमरजेंसीज कौन कौन सी हैं, और हैजर्ड कौन कौन से हैं। हैजर्ड भी बता दिए हैं कि ये जी हैवी मशीनरी काम कर रही है, वेदर अनप्रडिक्टेबल है,
हार्ड हैट जोन है, मतलब वहाँ पे कोई वर्क एट हाइट भी हो रही है, स्कैफोल्डिंग वगैरह और यूज हो रही है। वर्क एट हाइट है ना वहाँ पे, स्कैफोल्डिंग अगर यूज हो रही है तो ये, अगर मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा रीड करें, 2 3 4 दफा अपनी कोशिश करें इसके ऊपर, फिर आपको खुद बहुत ही चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, और आप थोड़ी एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा प्लान आप बना लेंगे। ठीक है, बट ये है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, और मैं आपसे एक टेम्पलेट ज़रूर, एक सैंपल ज़रूर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। वो मैं उसमें एलएमएस में अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं करता भी नहीं हूँ। जो पिछले ग्रुप को मैंने सैंपल भेजा था वो आपको भी भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है। आप उसको वो कर लें, मतलब है कि उसको रिव्यू कर लें, और उसके बाद फिर आप मुझे बना के भेज दीजिएगा। ठीक है जी, एक क्लियर है? सर इसका प्लान का और एक प्रेजेंटेशन का, दोनों फिर हम साथ में प्रिपेयर कर लेंगे। यस, यस। देखिए थोड़ी सी मेहनत करें अब, ये थोड़ी सी देखिए, मैंने इतनी एफर्ट की है, आपको 5 6 दिन हो गए हैं जोर लगा रहा हूँ, गला अपना मैंने, मतलब तो अब आपकी थोड़ी सी तावन की जरूरत है ना, मतलब लर्निंग आपके लिए बेसिकली। तो आप थोड़ी सी इसके ऊपर एफर्ट करें। देखिए मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं एक आप क्विज लेके, आप छोटा सा टेस्ट लेके आपको वो कर दूं, और आगे रिजल्ट भेज दूं, ठीक है जी सारे पास हैं जी, आप इनको सर्टिफाई करें। नो, मेरा ज़मीर नहीं मानता इस चीज़ को। मैं कहता हूँ यार, मतलब है कि आप लोगों ने काम करना है, फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने लोगों की प्रिवेंशन को इंश्योर करना है। ये मेरे शोल्डर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अगर 10 दफा भी जोर लगाना पड़ता है, अपने फेफड़ों का भी जोर लगाना पड़ता है, तो मैं आपको समझाऊं और आपसे वो काम करवाऊं जो आपने प्रैक्टिकली करना है। ठीक है ना? और जाहिर है हम प्रोफेशनल्स हैं, सख्ती तो किसी पे नहीं की जा सकती ना, हम करते हैं। बेसिकली तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है कि आपको कन्विंस करूं, और आप अपने फ़ायदे के लिए, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए ये काम करें, एफर्ट करें। कोई भी काम देखें, मैंने तो ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि कोई भी काम आप एफर्ट के बगैर नहीं सीख सकते। ठीक है ना? अगर आप मेहनत नहीं करते किसी काम में, आप कामयाब नहीं हो सकते। जो मर्जी आप कर लें, जितने मर्जी दम दरूद आप करवा लें या कर लें, ठीक है ना, जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे किसी चीज़ को, आप खुद एफर्ट करें, खुदाई की कसम आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप मुझसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। थोड़ी सी एफर्ट करें, बस थोड़ा सा इसको रीड करें, 2 3 दफ़ा इसको पढ़ें, समझें, और माइंडसेट बनाएं, ब्रेनस्टॉर्म करें, और उसको पेपर्स के ऊपर लिखें। आज बैठे हैं जी जी। यार, मैंने आज जो है ना हैजर्ड के पार्ट को जो है ना इसको करना है। चले यार, कल मुझे आधा घंटा टाइम मिल गया, आज मैं जो है ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो है ना टाइटल, वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। चलो यार, आज मैं बाकी जो टॉपिक हैं उनके ऊपर कुछ थोड़ा सा लिख लेता हूँ। और कलेक्टिव एफर्ट, आपकी 7 दिन बहुत टाइम होता है बनने को, तो ये 1.5 से 2 घंटे का टास्क है, इससे ज़्यादा नहीं लगता, बल्कि 1 घंटे के अंदर भी बनाया जा सकता है। तो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है जी। और बाकी आप लोग कामयाब रहें अपनी फील्ड के अंदर। मेरी विशेज़ हैं आपके लिए। एक अच्छा ट्रेनिंग का हमारा साथ रहा 6 दिन तक, बीच में 2 दिन हमने स्किप भी किए। आप लोगों की तरफ से भी मतलब है कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा, माशाल्लाह लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए। और जितने लर्नर्स थे, अनफॉर्चुनेटली ये ज़रा ग्रुप छोटा था हमारा, वरना तो मिनिमम 10 प्लस का ही होता है। 17 तक भी ग्रुप को मैंने ट्रेन किया। तो बट नो प्रॉब्लम, ग्रुप के छोटा बड़े होने से नहीं, मेन मेन चीज़ है लर्निंग, मतलब हुई है या नहीं हुई है, ये मेन चीज़ फैक्टर करती है। आपकी रिटर्न जो नॉलेज है वो अभी चेक होना बाकी है, वो होगा आपका एग्जाम में। ठीक है ना? तो ये आपकी प्रैक्टिकल स्किल का टेस्ट है। प्रैक्टिकल मतलब काम आपने फील्ड के ऊपर, फील्ड में कैसे करना है। वही पहले मैंने आपको बताया, इसमें तो काफ़ी सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ निकल सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए 1 या 2 को यूज़ किया जा सकता है, ज़्यादा को तो नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि चलो एक चीज़ भी अगर आपको सही आ गई, तो ये आपको बड़ा काम आएगी फ्यूचर के लिए। सो चिल्ड्रन, गुड लक। अब टाइम इज गोइंग टू अप, तो आपसे आपके लिए जी विशेष हैं। थैंक यू वेरी मच।